हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल से आर के सिंह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 2 लेके आ रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। लेक्चर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आखिर में आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि चूँकि अब वैकल्पिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में कौन क्या क्या आते हैं, तो उसमें देखा जाए तो सोलर ऊर्जा हो गया और पानी से जो बिजली तैयार किया जा रहा है वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है। तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की आखिर में हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि ज़मीन के नीचे से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जा रहा है, कोयले की खानों से लगातार कोयला निकाला जा रहा है, ज़मीन के अंदर से धातुओं को निकाला जा रहा है, तो खनिज को निकाला जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि नीचे ज़मीन के अंदर जो भी ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है, धातुएं पड़ी हुई, खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं, ये जो हमेशा निकाला जा रहा है तो उसका भंडारण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब ये सब भंडारण जब समाप्त हो जाएंगे, कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, तो आखिर में हमको ऊर्जा की तो आवश्यकता कोई न कोई पड़ेगी। और जब ये सब नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम वैकल्पिक ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों का धीरे धीरे भंडारण समाप्त होने से वैकल्पिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। अक्सर हम देखते हैं कि एक शब्द आता है एक से कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, लोग ग्लोबल वार्मिंग शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन उसकी मेन हिंदी क्या होती है? उसकी मेन हिंदी होती है भूमंडलीय ऊष्मीकरण। एक्चुअली पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पृथ्वी के वातावरण में जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पृथ्वी का औसत ग्लोबल वार्मिंग 21वीं शताब्दी के दौरान बहुत अधिक बढ़ सकता है। इस तरह से सारे संसार के तापमान में होने वाली इस वृद्धि से निम्न खतरे हो सकते हैं, जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव की हम बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि पर्यावरण के तापमान में वृद्धि से हवा के संचरण में बदलाव आ जाएगा। दूसरा, नई नई बीमारियां पैदा होंगी, विभिन्न प्रकार के त्वचा एवं एलर्जी संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, पर्यावरण में विषाक्त गैसें उत्पन्न हो रही हैं, ओजोन की परत में कमी आ रही है। अभी ओजोन परत की बात आ रही है, जिसको हम आगे देखेंगे। पशु पक्षियों व अन्य प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पशु पक्षी थे जो कि इतना टेम्परेचर नहीं सहन कर पाते थे, लेकिन जब आज टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी के वातावरण का, तो उनको यहाँ से पलायन होना पड़ रहा है, ठंडे प्रदेश में चले जा रहे हैं। हमारी नदियाँ सूख रही हैं, नदियाँ सूखने से हमारे जल का स्तर भी नीचे चला जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के सारे दुष्प्रभाव हैं। अगला टॉपिक हमारा है ग्रीन हाउस क्या है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के निकलने से पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसका संबंध हमारा ग्रीन हाउस गैस से, ग्रीन हाउस प्रभाव से है। वायुमंडल में उपस्थित विकिरणशील गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है। विकिरण की तेजी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडलीय में उपस्थित और तापमान में तेजी द्वारा निर्धारित होती है। इससे निम्न मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन। ये सब मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। चलिए इसको ग्रीन हाउस प्रभाव के को हम फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव का एक फिगर बनाया गया है, इसमें से आप देख लीजिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
और यह सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। एक तरफ हमने लेफ्ट साइड में हमने सन को बनाया, सूरज को बनाया। सूरज से हमारी शॉर्ट वेव लेंथ की किरणें निकलती हैं जो कि वायुमंडल में आती हैं, फिर वायुमंडल से पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से क्या होती है, ये टकरा कर ऊपर जाती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर टकराने के बाद क्या होता है कि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इधर से लॉन्ग वेव लेंथ आ रही है वायुमंडल में जो कि पृथ्वी पर पड़ रही है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से इसमें से जो गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इससे क्या हो रहा है, दिन पे दिन हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का फिगर है, इसको हमने इसको समझा दिया। और इस तरह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही वायुमंडल में मीथेन की मात्रा दोगुनी होती जा रही है। मीथेन की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि मीथेन सबसे ज्वलनशील गैस होती है। अरे मीथेन सबसे ज्वलनशील गैस होती है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम से कम 30% बढ़ चुकी है। तो ये तो है, हो गई ग्रीन हाउस की बात, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात हो गई। अब एक शब्द आया था ओजोन परत। एक्चुअली ओजोन परत है क्या? ओजोन परत का क्षरण अक्सर पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, वायुमंडल से ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का काम क्या है कि सूरज से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो उसको पृथ्वी पर आने से ओजोन परत काफ़ी हद तक रोकता है। वर्षों से ओजोन परत के क्षरण होने के कारण ओजोन परत में कई छेद भी हो गए हैं। चूँकि ये अल्ट्रावायलेट रेड्स को रोकते रोकते ओजोन की परत में छेद भी हो गया है, जिससे क्या होता है, जहाँ पे ही छेद हुआ है, जहाँ पर उसका क्षरण हुआ है, ओजोन परत का क्षरण हुआ है, वहाँ से अल्ट्रावायलेट की कुछ किरणें हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि वातावरण में उपस्थित जो भी जनजीवन है, मनुष्य हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो जा रही हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों से पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा मनुष्य में त्वचा कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद आदि बीमारियां फैल रही हैं। तो ओजोन परत का क्षरण हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसका शुद्ध प्रभाव क्या है कि ओजोन परत, अब सवाल ये पैदा होता है कि ओजोन परत को क्षय कौन कर रहा है, मतलब ओजोन परत को नुकसान क्या पहुंचा रहा है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला हमारा जो है सबसे मेन गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसकी वजह से ही हमारे ओजोन की परत में छेद हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, दिन पे दिन वो पतला होता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच रही हैं। अब इसको हम फिगर की सहायता से देख लेते हैं। एक तरफ हमने सूर्य को, राइट साइड में सूर्य को बनाया है, ये सोलर रेडिएशन है, आप देख रहे हैं, सौर विकिरण है, स्ट्रेटोस्फीयर है। चूँकि ये आप लोगों ने वायुमंडल में कई परत होते हैं, तो ये आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा। इसमें देखा जाए तो ये ब्लैक कलर की एक पट्टी यदि है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और कहीं कहीं स्टार टाइप का आप देख रहे हैं। जहाँ जैसे ये है, यहाँ पे देख रहे हैं क्षरण हो रहा है, यहाँ पे क्षरण हो रहा है, यहाँ पे कमज़ोर हो जा रही है। तो यहाँ से जहाँ से छेद हो जा रहा है, तो उसमें क्या है कि अब सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही हैं, ओजोन परत उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है कि डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें ना आए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओजोन परत में फ्लोरोकार्बन की वजह से यहाँ पे क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्षरण हो रहा है, यहाँ पे क्षरण हो रहा है, और यहाँ पे देखा जाए
कि सूर्य से डायरेक्ट हमारा अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन लेयर को भेद कर पृथ्वी पर पहुंच रही है, और जो कि ये अल्ट्रावायलेट रेस काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी नुकसानदायक है। इसके संपर्क में आने से स्किन रोग हो जाता है, स्किन जल जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है। ये सारी बीमारियां अल्ट्रावायलेट के डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है। और ये अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट हमारे संपर्क में कैसे आ रही हैं? क्योंकि ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, उसमें छिद्र हो जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि ओजोन परत क्षय के बारे में आपने देखा। ये क्यों होता है, इसका क्षरण क्यों होता है? फ्लोरोक्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और अगला टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। न्यूज़पेपर वगैरह में एसिड रेन की भी बात अक्सर आती रहती है कि एसिड रेन क्या है, एसिड रेन क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। तो एक्चुअली अम्ल वर्षा का अर्थ उच्च वर्षा से है, जैसे हिमगोला और कोहरा से है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिनसे डाइल्यूट H2SO4 तथा HNO3 अम्ल बनते हैं। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले मुख्य प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुख्य हैं। अम्ल वर्षा में क्या होता है? क्योंकि अम्ल वर्षा में कोहरा है, हिमगोला से है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त क्या क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जिनकी वजह से डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HNO3 अम्ल बनता है। और यही डाइल्यूट H2SO4 और HNO3 पृथ्वी पर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसको हम देख लिया जाए चित्र की सहायता से, फिगर की सहायता से हम देख ले रहे हैं। अम्ल वर्षा देख रहे हैं, एसिड रेन है, ये कोहरे के रूप में है। ये पृथ्वी पर जब आ रही है तो यहाँ पे पेड़ पौधे पर जो कि कोहरा जब जम जाता है तो उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, और यहाँ पे एसिड रेन की वजह से H2SO4 HNO3 बनता है, जो कि हमारे वायुमंडल में ये पानी बरसात में घुलते हैं। वो जो पेड़ पौधे पे जब पड़ता है तो आपका पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो ये अम्ल वर्षा की बात हो गई। अब अम्ल वर्षा के कुप्रभाव क्या हैं, क्या क्या अम्ल वर्षा से क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में देख लिया जाए। तो चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिसमें से जल में रहने वाले जीव में मछलियाँ प्रभावित होती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है, उसके पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तीसरा, तांबे की बनी नालियाँ प्रभावित होती हैं, उसमें उसका संक्षारण होने लगता है। चौथा पॉइंट है, सीसा तथा कैडमियम घुलकर जल को और जहरीला बना देते हैं। तो ये अम्ल वर्षा के कुप्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट है। तो आपने देखा अम्ल वर्षा क्या है, फिगर से हमने समझाया। आखिर में अम्ल वर्षा के अंतर्गत कोहरा वगैरह आता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? डाइल्यूट H2SO4 तथा HNO3 बनाते हैं, जिसके संपर्क में पेड़ पौधे आने से सूख जाते हैं। तो अम्ल वर्षा हो गई। और अम्ल वर्षा के कुप्रभाव क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके बारे में 4 पॉइंट आपने देख लिया। अब अगला पॉइंट हम लेके आते हैं, ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु पर होने वाला क्या प्रभाव है। तो चलिए इसके बारे में देख ले रहे हैं कि ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और समुद्र जलस्तर बढ़ने के मतलब समुद्र का जल का पानी क्या होता है? बिल्कुल खारा होता है। आधी तूफान आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आदि आते हैं। दूसरा पॉइंट है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब गैर नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह है, ये इसको जलाया जाता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, इससे मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तीसरा पॉइंट है,
मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दे रहा है, जिससे पृथ्वी की सतह और भी गर्म होती जा रही है। तो ये ऊर्जा का उपयोग होने से के साइड इफेक्ट हैं। अब अगला पॉइंट हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो इस तरह से ये ऊर्जा संरक्षण का चैप्टर फर्स्ट का दूसरा लेक्चर था। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।